नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हमारे पास छत्तीसगढ़ के पारंपरिक आभूषणों की ना एक पूरी सूची है। मतलब सिर से लेके पैर तक क्या-क्या गहने पहने जाते थे, उसका पूरा ब्यौरा। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं लग रही, मुझे तो ये पूरी संस्कृति की झलक लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सूची अपने आप में बहुत खास है। ये दिखाती है कि छत्तीसगढ़ की परंपरा में श्रृंगार मतलब गहने पहनना कितना जरूरी और कितना विस्तृत रहा है। हर अंग के लिए अलग अलग गहने हैं और कमाल की बात यह है कि सबके अपने खास नाम भी हैं। जैसे आपने कहा, सिर से शुरू होकर पैरों तक। हाँ, और नामों की संख्या देखिए। जैसे सिर्फ कान के लिए अगर देखें तो खिनवा है, तरकी, झुमका, तितरी, खुटी, लवंग फूल, कर्ण फूल। बाप रे, इतने सारे विकल्प। क्या इनमें कुछ बनावट का या मतलब का फर्क होता होगा? जैसे ये लवंग फूल, क्या ये सच में लौंग जैसा दिखता होगा? ये सोचना बड़ा दिलचस्प है। देखिए, लवंग फूल नाम से तो यही अंदाजा लगता है कि शायद ये लौंग की कली से प्रेरित हो। लौंग तो वैसे भी शुभ मानी जाती है कई जगह। और जैसे कर्ण फूल है, कर्ण मतलब कान, फूल मतलब फूल, तो शायद ये कोई बड़ा कान को थोड़ा ढकने वाला डिजाइन हो जो शायद थोड़ी संपन्नता भी दिखाता हो। तो हाँ, ये जो इतनी वैरायटी है ना, ये बताती है कि हर गहने की अपनी एक जगह, अपनी एक कहानी रही होगी शायद। बिल्कुल। और ये बारीकी सिर्फ कानों तक ही नहीं है। लिस्ट में आगे गले के लिए भी कई नाम दिए हैं। सुता, सुर्रा, हंसली, ताबीज। हंसली तो मैंने सुना है, बल्कि देखा भी है। वो अक्सर एक ठोस सी आधे चांद जैसी होती है ना गले में। हाँ, बिल्कुल सही। हंसली वैसी ही होती है, ज्यादातर चांदी या किसी और धातु की। लेकिन सुता और सुर्रा, अब इनमें क्या फर्क हो सकता है? मेरा अंदाजा है सुता का मतलब शायद धागे से है। हो सकता है ये मनकों को धागे में पिरोकर बनता हो। और सुर्रा, ये शायद किसी खास तरह की चेन या लड़ी जैसा कुछ हो। अब बिना देखे तो पक्का कहना मुश्किल है, पर नाम ही सोचने पे मजबूर करते हैं कि कारीगरी कितनी अलग अलग तरह की रही होगी। सही बात है। अच्छा, अब थोड़ा नीचे आते हैं, कलाई की तरफ। यहाँ सूची में ऐंठी, चूड़ी और पटा का जिक्र है। चूड़ी तो खैर हम सब जानते हैं, पर ये ऐंठी और पटा, क्या ये मतलब मोटाई में या डिजाइन में अलग होते होंगे चूड़ी से? बहुत संभव है। ऐंठी शब्द से ही लग रहा है जैसे कुछ ऐंठा हुआ हो, मरोड़ा हुआ हो, तो शायद ये कंगन मुड़े हुए डिजाइन का होता हो, ट्विस्टेड जिसे कहते हैं। और पटा, पटा शायद चौड़े चपटे कंगन के लिए इस्तेमाल होता होगा। अक्सर पारंपरिक गहनों में ऐसा होता था कि मोटाई, वजन, धातु, ये सब पहनने वाले की सामाजिक या आर्थिक स्थिति भी बताते थे। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। और फिर कमर के लिए करधन या करधनी, वाह, ये तो पहनने पर शायद चलने में एक खास खनक भी देते होंगे, है ना? हाँ बिल्कुल। करदनी अक्सर थोड़ी भारी होती है और उसमें घुंघरू या छोटी लटकनें भी लगी हो सकती हैं। तो वो सिर्फ श्रृंगार का सामान नहीं, बल्कि एक तरह से आपकी उपस्थिति का एहसास भी कराती होगी। पारंपरिक वेशभूषा का ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। और फिर हम सूची में बिल्कुल नीचे पैरों तक आते हैं। यहाँ नाम है बिछिया, पैरी, साठी। बिछिया तो पैरों के उंगलियों में पहनी जाती है, खासकर शादीशुदा महिलाएं पहनती हैं, ये तो पता है। लेकिन ये पैरी और साठी क्या है? क्या ये पायल के ही अलग अलग नाम है या कुछ और? ये कुछ अलग भी हो सकता है। हो सकता है कोई मोटा वाला कड़ा हो पैरों का, या पायल का ही कोई खास प्रकार हो। असल में ये जो नामों की इतनी विविधता है ना, यही बताती है कि हर गहने का अपना एक खास रूप, एक खास पहचान रही होगी, जिसका पूरा ज्ञान शायद आज हमें न भी हो। तो मतलब इस लिस्ट को सिर्फ पढ़ने के बजाय जब हम इस पर ऐसे बात कर रहे हैं, तो ये एहसास हो रहा है कि ये सिर्फ गहनों के नाम नहीं है। ये तो जैसे छत्तीसगढ़ की जो इतनी रिच सांस्कृतिक विरासत है, उसके छोटे छोटे धागे हैं। हर नाम के पीछे एक डिजाइन, एक परंपरा, हो सकता है एक कहानी भी